प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का विषय भूगोल शर्मा गेस्ट पेपर में टर्म 1 और टर्म 2 का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको सेट वाइज सेट मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। सेट 1 का आज हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 दोनों माने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सैन्य भूगोल हो जाएगा। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो निर्वाचक भूगोल। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो देश के निवासी। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो जॉर्ज बे केसी का। इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो नदी घाटी क्षेत्र। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जलवायु। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो दोमट मिट्टी। जननांगी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगी संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? तो तृतीय अवस्था। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का हमको आंसर आप लोग को बताना है। इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो वृद्धि और विकास दोनों, इसलिए तीसरा ऑप्शन। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक होता है? तो जापान का। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र। मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो भोजन संग्रहण एवं आखेट। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो सभी। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो कार्ल रिटर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फेब्रे के द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो डार्विन। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो वो है डी ला लॉन्स के अनुसार। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो हमबोल्ट के द्वारा। ज्योग्राफिक नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है? तो बेरेनियस है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सिम्पुल किस देश की थी? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका की। जोग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो इरेटास्थनीज। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 17.5। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो नाइजीरिया। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो विषुवतीय क्षेत्र। जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो द्वितीय। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु। निम्नलिखित में कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी होता है? तो शीतोष्ण। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। जननांगी संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमसन के द्वारा। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो घनत्व। आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो है पहला और दूसरा दोनों, मतलब पहला दूसरा होगा वायु संरचना और लिंग संगठन। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो पुरुष जनसंख्या की अधिकता। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो स्थिर जनसंख्या। ये टर्म 1 का था पहला मॉडल सेट का। अब हम लोग टर्म 2 का पहला मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे बच्चों।
तो इसका पहला क्वेश्चन है सेट 1 का, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो? तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर है जनसंख्या प्रवास से आप क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। स्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते हैं। इसका सबसे सुंदर एवं सरल उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का अपने गांवों से उजागर की तलाश में पलायन करके शहरों में आकर अस्थायी रूप से बसना है। हरित क्रांति क्या है? तो भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था तथा कृषि की नई तकनीक का प्रयोग किया था, जिससे फसल उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई थी। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसके भारत में नॉरलोंग बोरलोंग इसके जनक हैं। जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखे तो वो डायरिया है, कब्ज है, लीवर में संक्रमण और पीलिया है। फिर जल संभरण प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है वाटर शेड प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और कृषि संपदा का संरक्षण और विकास किया जा सकता है। दूसरा है वाटर शेड प्रबंधन द्वारा भूमि पर बहने वाले वर्षा जल का पूर्ण भरण का कार्य किया जा सकता है। छठा है धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, बॉक्साइड आदि। इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं, उदाहरण टीन, जस्ता, लेड आदि। आधारभूत उद्योग क्या है? तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग है जिन उद्योगों पर सभी उद्योग निर्भर करते हैं, जिन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगल्भ उद्योग आदि। फिर है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो कृषि और उद्योग में बेकार पानी के पुनरुपयोग को बढ़ावा देना, उद्योग की स्थापना के स्थान के विवेकपूर्ण चयन से प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकताओं में कमी लाना, जल संरक्षण के उद्देश्य से पानी के प्रयोग और दूषित जल की निकासी के संबंध में कड़ा अनुशासन के बहाव पर निगरानी रखना। 9वां है भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है और कम लोगों तथा कम सामान को छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्च पड़ता है। दूसरा है घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना सड़कों के कारण संभव हो पाता है। सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम किया जा सकता है। तीसरा, सड़क उबड़ खाबड़ धरातल और पर्वत पर बनाई जा सकती है और भारत में सड़क परिवहन का उपयोग सभी स्थानों पर किया जाता है, जैसे गली मोहल्ले, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने में, एक देश से दूसरे देश ले जाने में सुविधा होती है। अगला है आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। तो पहला है वृहत उद्योग। वे उद्योग जो बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देकर और बड़ी मशीनों का प्रयोग कर बड़े स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते वह वृहत उद्योग कहे जाते हैं, जैसे शक्कर उद्योग, सीमेंट है, वाहन निर्माण है, रेडियो उद्योग है, टीवी निर्माण उद्योग और बृहत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम उद्योग। ये उद्योग हैं जिसमें कम काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर रहता है। किसी भी देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है लघु उद्योग। वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अगला है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 11 है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों का प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक पहले दोनों ही नहीं थे। पारंपरिक स्रोतों की तुलना में सस्ते साधन हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास आदि। फिर है वर्षा जल संरक्षण क्या है? इसके 4 उद्देश्य बताएं। तो जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूजल भंडार को भरने के लिए भी किया जाता है। यह कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी के प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। इसके 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला,
पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। तीसरा, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। चौथा है, लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। भौम जल को पंप करके निकालने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो पहला समस्या है ग्रामीण शहरी विभाजन। दूसरा है कृषि में निवेश का अभाव। तीसरा, प्रभावी नीतियों का अभाव। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव। फिर है विमुद्रीकरण का प्रभाव। कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप, सिंचाई सुविधाएं, सुस्त उर्वरक उद्योग, मानसून पर निर्भरता और किसान उत्पादक संगठनों। 14 है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। तो इसका पहला कारक है, ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग ग्रामों से नगर की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा है, गाँव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की सुविधा के लिए उपलब्ध होने के कारण प्रवास करते हैं। 15 है, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पहला कारक है धरातल। समतल मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ उपजाऊ भूमि होने से खाद्यान्न की पूर्ति होती है तथा परिवहन के साधनों का विकास होता है। पर्वतीय और पठारी भागों में मानव निवास की सुविधाएं नहीं होने से जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा है जलवायु। स्वास्थ्यप्रद जलवायु और समताप में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि अधिक गर्म और ठंडी जलवायु में कम जनसंख्या रहती है। जलवायु का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। तीसरा है वर्षा। पर्याप्त वर्षा के कारण कृषि विकास और पेयजल सुविधा होने से जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि कम वर्षा के कारण मरुस्थल होने से वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। चौथा है कृषि का विकास। जिन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ है वहाँ खाद्यान्न पूर्ति हो, भरण पोषण के साधन पर्याप्त होने से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पांचवा है उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर आकर बस जाते हैं। उद्योगों के विकास में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। खनिज पदार्थ। तो लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज उत्पादक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता होने से घनी जनसंख्या पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत का दूसरा मुख्य फसल गेहूं है। दूसरा है, भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। गेहूं एक रबी फसल का उदाहरण है। तापमान कम होने से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। भारत में 75% उत्पादन होता है। पंजाब, हरियाणा में 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में होता है इसका। देश के कुल बोए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि होती है। 17 है, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। इससे मृदा की उपज क्षमता में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ इसको जल प्रदूषण भी कहा जाता है। मृदा प्रदूषण के कारण। तो मृदा प्रदूषण के स्रोतों विभिन्न तत्व होते हैं जो प्रदूषकों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, भूमिगत भंडारण, टैंकों के टूटने से हाइड्रोकार्बन, शुष्क सफाई, रसायनों का रिसाव, कचरा भराव क्षेत्र में प्रदूषकों की निक्षालन, सतही जल अपवाह जो प्रदूषकों को ढोते हैं का खुले स्रोत से मिट्टी में रिसाव और कीटनाशक। भूतल खनन। कोयला और धात्विक अयस्कों के खनन से भारी मात्रा में मृदा प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। उद्योगों में जो अयस्कों को खोदते हैं और उन पर प्रक्रिया करते हैं, तेल और गैस के लिए ड्रिल करते हैं या कोयले को हिलाते हैं, बड़ी मात्रा में नमक युक्त कचरे का उत्पादन करते हैं। खनन से सोडियम, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट जैसे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं। वनों की कटाई। तो वनों की कटाई से तात्पर्य पेड़ों के गिरने और कटाई वन क्षेत्रों को दूसरे भूमि उपयोग में रूपांतरण हो जाता है। वनों की कटाई की प्रक्रिया मिट्टी की स्थिरता, मिट्टी की गुणवत्ता पर कई अवांछनीय पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। यह मिट्टी में अस्थिरता भी बढ़ाता है, क्षरण बढ़ाता है और जैव विविधता में कमी लाता है। वो कटाई की प्रक्रिया मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता घट जाती है और मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं और मिट्टी को हटाने की क्षमता बढ़ जाती है। लवणता। मिट्टी में अम्ल स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, लेकिन यह एसिड बढ़ाने वाले उर्वरकों के उपयोग से बढ़ रहा है। बढ़ी हुई मिट्टी की लवणता संरचना, सूक्ष्म जीवी विविधता और पौधों के लिए उपयोगी मिट्टी पर नकारात्मक प्रदूषण का प्रभाव डालती है। मिट्टी को लवणता को संतृप्त मिट्टी की विद्युत चालकता से
भागा जाता है। नमक प्रभावित मिट्टी न केवल पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाती है बल्कि मिट्टी के गुणवत्ता और उत्पादकता को भी कम करती है। कीटनाशक आजकल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आमतौर पर सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि उत्पादकता बढ़ती है लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता और संरचना बदल जाती है। घरेलू साध्या औद्योगिक अपशिष्ट घरेलू तथा औद्योगिक संस्थाओं से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे सीसा, तांबा, पारा, प्लास्टिक, कागज आदि मृदा में मिलकर इसे दूषित करते हैं। मरुस्थलीकरण मरुस्थलों की रेत हवा से उड़ जाती है, दूर तक उर्वरक भूमि पर बिछ जाता है। इस प्रकार बलुई धूल के फैलाव से मरुस्थलों का विस्तार होता है। इस प्रकार धूल उर्वरा भूमि का विनाश कर उसकी उत्पादकता को घटाती है। 18 क्वेश्चन है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पहला उद्योग की स्थिति या प्रभावित करने का कारक, तो कच्चा माल। सामान्यतः उद्योग वही स्थापित है जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लाए जाते हैं। शक्ति ऊर्जा, किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के साधन के नज़दीक जाते हैं क्योंकि इसमें बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। बाजार, उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। बाजार की निकटता से उपभोक्ता की औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। परिवहन, कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। श्रम, सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुरता मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही होते हैं, इसे विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। ऐतिहासिक कारण, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे केंद्रों का औपनिवेशिक काल से में ही विकास हो गया था। मुर्शिदाबाद, भदोही, सूरत, बड़ौदा प्राचीन समय से ही औद्योगिक के केंद्र के रूप में उभर आए थे। अब है दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखे। तो केरल है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार है। तो ये कहाँ कहाँ है, तो यहाँ सब दिया हुआ है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और ये लक्षद्वीप है, ये अरब सागर है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो हल्का रंग से दिखा हुआ ये गाढ़ा रंग है और ये जो हल्का रंग है 801 से 1200। ये जहाँ जहाँ आपको ये हल्का रंग दिख रहा है ये सब 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व को बता रहा है। तो एक बार इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए ग्राफ को। तो बच्चों ये मॉडल सेट का टर्म 1 टर्म 2 दोनों का साथ में हम बता दिए, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।